चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास, वृक्क का तद्भव है, क्या होगा आंसर? भेड़िया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भेड़िया। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इसका तत्सम क्या होगा? भाद्रपद। ठीक है, तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा भाद्रपद, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी है आपके पास भगत। भगत का बताओ तत्सम क्या होगा? भक्त। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना भक्त। ऑप्शन सी भंवर है, इसका क्या होगा? भ्रमर। भ्रमर ध्यान रखना है, एक तो भंवर का होगा, दूसरा होगा इसी के आगे लिख रहा हूं भौरा। भौरा का भी क्या होगा? भ्रमर होगा। ठीक है, लिखते हैं कुछ और, जैसे आपका लिखना कुछ तत्सम मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप भी साथ साथ लिखेंगे। कपूर का तत्सम आप लिखेंगे। ईंट का तत्सम क्या होगा? कुछ मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। ठीक है, गधा। गधा का तत्सम क्या होगा? जमाई। जमाई का तत्सम क्या होगा? कुआं। यहां पे लिख रहा हूं कुआं का तत्सम क्या होगा। ठीक है, तो बताओ कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप। लिखते रहना साथ साथ। कुआं का तत्सम होगा कूप। कपूर का कर्पूर। ठीक है, ध्यान रखना है, कर्पूर होगा। ईंट का इष्टिका। ईंट का होता है इष्टिका। गधा बताओ। गर्दभ। ग दौ के ऊपर रहो और भाग, गर्दभ। जमाई का जमाता। ठीक है, जमाई का जमाता, तो ये भी साथ में लिख लेना, आपको याद करना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किसमें? बी में। ठीक है, सही आंसर होगा आपका बी। देखो लखनऊ एक ऐसा कैसी संज्ञा है? लखनऊ व्यक्तिवाचक है, स्थान कैसे होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक यानी कि जब किसी पर्टिकुलर एक चीज जगह का नाम है ना लखनऊ, ठीक है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। आम कैसा है? आम जातिवाचक, आम जाति का बोध कराता है। ठीक है, बुढ़ापा भाववाचक, बुढ़ापा का भाव। ठीक है, तो भाववाचक हो जाएगा, ये तो आपका आंसर है। इस ममता कैसा शब्द है? भाववाचक, ममता का भाव, तो यहां पे आप भाव लिखेंगे। वकील जाति, वकील जाति। पुस्तक जाति। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, कामायनी ये भी व्यक्तिवाचक होगा। मिठास भाववाचक। मिठास से आप याद रख, मीठा एक देखो, एक मीठा, अगर मैं बोलूं मीठा कैसा शब्द है? मीठा विशेषण है, ये आपको याद रखना है। मिठाई, मिठाई जाति का बोध कराती है। ठीक है, तो मिठाई कैसा है? जाति। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कौन कारक का भेद नहीं है? कौन नहीं है कारक का भेद? किशोरीदास वाजपेयी ने कारक के कितने भेद बताए? 6। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद है 6। कारक टोटल 8 है हमारे पास, लेकिन इसने क्या बोला है कि 6 ही भेद है। इसमें से एक तो इसने कर्ता को नहीं बताया, तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्ता। दूसरा कौन सा नहीं बताया इसने? संबोधन। ठीक है, ध्यान रखना है, कर्ता और संबोधन इसके अनुसार नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि किशोरीदास वाजपेयी ने कारक के कितने भेद बताए? 6 बताए हैं, जिसमें से कर्ता और संबोधन नहीं है, बाकी सभी जो भेद हैं
वो है ही आपके कारक के भेद, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किसने किया, बताओ। इसका सही आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह, सही बोले आप, तो आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगर मैं बात करूं इसकी रचना किसने लिखा है संस्कृत में, शकुंतला नाटक, सही बोल रहे हो, कालिदास, वही तो है, वही है, कालिदास ने लिखा है, याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कालिदास, आप याद रखेंगे, कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है, ठीक है, ये आपको मेन चीज ये ध्यान रखना है, खड़ी बोली का राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, ठीक है, आपको पता होगा, सभी को पता होगा कि जहां पर भी एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, वहां पे एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तरण तनुजा तट तमाल, ठीक है। अगर मैं यमक अलंकार की बात करूं, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, हाँ, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होगा, पढ़ा है आपने कई बार, आपके पास कनक कनकते सौगुने वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, आपकी पहचान इसको मैंने आपको बताई है, ठीक है, जनु जानू मनु मानो जहां पर भी आए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, ठीक है, तो तुलना की जाती है, इसके जैसे सम, सा, सरिस, ये इसके बीच में आते हैं, इसकी पहचान होती है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार, ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले आपको याद रखना है, एक उपमान होता है, उपमेय, वाचक शब्द, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म, और जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं उसको पूर्ण उपमा अलंकार बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, जब आपके पास एग्जांपल आएगा अगले उसमें तो मैं आपको इसको पूरा डेफिनेशन उसकी बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमा है, उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है या कौन सा साधारण गुणधर्म है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से, ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं, तो कौन सा सही है इसमें, आंसर है ये वाला, ठीक है, देखो षड दर्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, षड दर्शन होता है, ये आपको याद रखना है, अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है, अनपेक्षित, क्या होता है, अनपेक्षित, ये एक ही नौ है, ठीक है, डबल मत करना, अनपेक्षित, क्लिष्ट हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ये उसका शुद्ध रूप, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन डी, बाकी सभी कथन गलत है इसके। षड दर्शन आपको याद रखना है, अनपेक्षित, क्लिष्ट, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ क्या चीज, किसका, प्रियवसान, एक प्रियवसान का शब्द का अर्थ क्या होगा, अभी देख लेना यार, मैंने इसका देखा नहीं है अर्थ क्या है, लेकिन शुद्ध ये लिखा जाता है, ठीक है, अभी याद माइंड में आ नहीं रहा है, बता देख लेना, ये तो खुद से भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना, बिल्कुल आंसर होगा आपका बी, ठीक है। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ज्यादातर देखो वैसे कहीं कहीं बुकों में 3 भी दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम जाएंगे तो एनसीईआरटी में 2 ही इसके टिप्पण के 2 ही प्रकार बताए गए हैं, तो हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। सारे पेपर में बना भी था क्वेश्चन, तो उसने उसको डिलीट कर दिया था, इसलिए डिलीट किया था क्योंकि आंसर उसने पहले 3 दिया था, ठीक है,
तो बाद में उसने इसलिए डिलीट किया क्योंकि आंसर 2 था उसका, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी में 2 ही है, तो हम 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह थोड़ा बीमार है, बीमार था वहां पे शायद आपके उसमें रॉ नहीं था, तो इसको करेक्शन कर दिया गया था, बीमार है, ठीक है। तो वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, ठीक है, बिल्कुल परिमाणवाचक होगा थोड़ा। अगर मैं रीति की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला मोहन धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो मोहन की वो रीति है कि वो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। जैसे मैंने बोला गंगा, जो गंगा नदी कल कल कर बहती है, ठीक है, तो उसकी रीति है वो कैसे बहती है? कल कल कर। तो वहां पर आपको याद रखना है, जैसे कल कल मैंने बोला कल कल कर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं क्या है? उसकी रीति है, धीरे धीरे चलना, वो क्या है? उसकी रीति है, ठीक है। स्थानवाचक, जहाँ पे स्थान का बोध हो, जैसे अब मैं बोलूंगा कि विद्यार्थी क्लास में बैठे, कक्षा में बैठे हैं, तो स्थान का बोध हो रहा है यहाँ पे कक्षा, ठीक है, तो वहां पे कक्षा। काल का बोध, जहाँ पे काल का बोध है, कल परसों नरसों, जहाँ पे भी इस तरह का बोध हो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, कालवाचक विशेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित, इसमें रेखांकित किया गया था आपके पास खिला रही है, ठीक है। तो खिला रही है, तो इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया या क्रिया विशेषण? क्रिया होगा, विशेषण तो है ही नहीं यहाँ पे, क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। क्रिया विशेषण तब होता अगर मैं एक चीज जोड़ देता इसमें कि माँ बच्चे को गर्म खाना खिला रही है, ठीक है। तो गर्म क्या है? उसकी विशेषता थी, तो गर्म तब होता अगर यहाँ पे मैंने गर्म खाना खिला रही, तो इसलिए इसका यहाँ पे सिर्फ क्रिया है, खिलाना क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पे क्रिया होगा आपको, या आपका तो क्रिया आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? हाँ, ए होगा, ठीक है। दशानन कैसा शब्द है? योग रूट, योग रूट शब्द है ये आपको याद रखना है, दशानन योग रूट शब्द है, ठीक है। अगर मैं आपको शब्द की बात करूं, शब्द, तो शब्द के अलग अलग होते हैं भेद। अगर मैं बात करूं रचना और बनावट के आधार पर, तो शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? योग रूट, यौगिक और रूढ़, रूढ़ शब्द, ठीक है। समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला कान, ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिसका जिसका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसका अलग अलग खंड अगर हम करेंगे इसके तो नहीं होंगे इसके खंड, का नौ अलग अलग है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा? एक रूढ़ शब्द है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यौगिक शब्द की, तो यौगिक जैसे मैंने लिखा विद्यालय, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो विद्याधन आलय होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं सार्थक अर्थ निकालूं तो बिल्कुल निकल रहा है, ठीक है। विद्या, विद्या जिसको हम ग्रहण करते विद्या, आलय जिस घर के लिए बोला जाता है, तो विद्यालय का यौगिक शब्द है, ठीक है। जबकि योग रूढ़ शब्द होता है, जैसे मैंने आपको बोला लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान को बोला जाता है। तो जिसका भी तीसरा अर्थ निकले या बहुब्रीहि समास के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे दशानन है आपका, दशानन इसके 2-3 अर्थ निकले, दशानन यानी कि किसको बोला जाता है? रावण को, ठीक है, जिसके 10 सर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं शब्द की रचना और बनावट के आधार पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं रूप और प्रयोग के आधार पे शब्द, रूप और प्रयोग के आधार पे, यहाँ पे आप शब्द लिखो, जो जो चीजें बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट है सारे। रूप और प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। 2 भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। रूप और प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, विकारी और अविकारी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे,
बताओ कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद होते हैं 5। 5 कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये आप याद रखेंगे इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर, शब्द पूछ रहा हूं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द या विलोमार्थी शब्द जिसको बोला जाता है, ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द। तो ये आप याद रखेंगे अर्थ के आधार पे, ठीक है। अगर मैं रिवीजन करूं दोबारा से, पहले मैंने आपको बताया रचना और बनावट के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द, ठीक है। अगर मैं बात करूं रूप और प्रयोग के आधार पे तो 2 होते हैं, विकारी और अभिकारी। अगर मैं बात करूं इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे तो 5 होते हैं, ठीक है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पे शब्द के भेद तो अर्थ के आधार पे 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द। हो जाएगा याद? अब आपको यही चीजें पूछी जा रही है, भेद आप पता है सब चीज हमने पढ़ ली, लेकिन आपको भेद ही याद नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पुरुष शब्द का विलोम है कोमल। अगर मैं बात करूं पुरुष शब्द की तो इसका जो अर्थ होता है उसका कठोर, इसका मतलब है कठोर, ठीक है। तो कठोर का क्या होगा? कोमल होगा, कठोर का कोमल। आंसर होगा आपका डी। लिखो जरा कुछ शब्द लिखो, विलोम शब्द। मैं भी यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि लाइव भी है तो लिखना पड़ेगा। वक्र, वक्र का विलोम शब्द बोलना नहीं है अभी आपने, आप लिखो, सबको आना चाहिए ना, ठीक है। दूसरा लिखो यथार्थ का विलोम। तीसरा लिखो मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द। फिर लिखो प्रज्ञ, फिर लिखो प्रसाद, फिर लिखो आग का विलोम शब्द, फिर लिखो लास्ट लिखो विरह। यहां पे लिख रहा हूं विरह का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। चलो बताओ फिर, पहले से ये ले लेते हैं। विरह का क्या होगा? विरह मतलब होता है बिछड़ना, अलग होना, विरह करना, ठीक है। तो इसका होगा मिलन। आग का विलोम शब्द बताओ। आग का पानी तो होगा, आग का क्या होगा? पानी। वक्र का रिजु, वक्र का विलोम शब्द होगा रिजु। यथार्थ का कल्पित, यथार्थ का विलोम शब्द होगा कल्पित। मृदुल का, मृदुल का रुक्ष, मृदुल का होगा रुक्ष। प्रज्ञ का मूड और प्रसाद का होता है विषाद। प्रसाद का क्या होगा? विषाद होगा। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको जिनके 90% चांसेस है कि पेपर में बनेंगे। इसी तरह के शब्द, सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे। ये ऐसे शब्द है और डेली आपको ये लिखाऊंगा मैं, ये साथ साथ आपको याद करने, तभी इसका तभी सार्थक होगा ये, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपके लिए ढूंढ के लाओ फिर आप लिखोगे नहीं या याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ आपको याद भी करना है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? मैसूर। ध्यान रखना आंसर होगा इसका मैसूर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रेडियो की AIR का तो कब गठन किया गया था? 1936, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेडियो की
तो रेडियो की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? रेडियो की स्थापना 1895 में, 1895 में मार्कोनी के द्वारा रेडियो की खोज की गई थी। ठीक है, 1895 में मार्कोनी को ही रेडियो का जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं भारत में रेडियो की शुरुआत तो कब से हुई? शुरुआत पूछ रहा हूं। भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी 1923, लेकिन विधिवत रूप से नहीं हुई थी, ये हुई थी प्रयोगात्मक रूप से। ठीक है, भारत में रेडियो की शुरुआत होती है 1923 में, लेकिन सिर्फ प्रयोगात्मक रूप से। विधिवत रूप से रेडियो की शुरुआत होती है 1927 से, 1927 से विधिवत रूप से, आप याद रखेंगे। भारत में विधिवत रूप से रेडियो की शुरुआत 1927। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? कौन सा नहीं है? हेतु हेतु वर्तमान काल, ये नहीं है। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के? 4। 3 तो आपको दे रखे हैं, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इस तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान। और चौथा जो होता है वो आपका वो होता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। तो 4 कौन कौन से होते हैं? एक तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल, एक ही बात है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल, तो ये होते हैं वर्तमान काल के भेद। ठीक है, तो 4 आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, बताओ किसमें होगा? डी में होगा। डी बिल्कुल सही है। पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता आपको देखने को मिल रही, सीधा सीधा आपको लग ही रहा होगा कौन सा होगा? डी होगा। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ पे आपको कर्ता दिख रहा है, सबसे पहले तो आप कर्ता ही देखोगे ना, राम। राम पुस्तक पढ़ता है तो कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। सीता पत्र लिखती है, यहां पर भी कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। हाँ, कर्तृवाच्य। ठीक है, ऐसे तो लिखा जाता है ना। क्या बोल रहे हो आप? कर्तृवाच्य, ठीक है, समझ गए ना आप। ठीक है, यहां पर भी करता है, यहां पर भी करता है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, आपको याद रखना है। मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। ठीक है, ध्यान रखना, देखो इसको इनको पहचानने का सबसे एक तरीका होता है, सबसे पहले तो आपको कर्ता देखना है। कर्ता अगर आपको नहीं दिख रहा है, उसके बाद आप क्रिया देखेंगे। क्रिया कैसी है? सकर्मक, सकर्मक या अकर्मक। अगर आपके पास क्रिया सकर्मक या अकर्मक से कोई एक है तो आप किसके साथ जाएंगे? पहले कर्तृवाच्य के साथ जाएंगे। ठीक है, कर्तृवाच्य में दोनों ही क्रिया या तो सकर्मक होगी या अकर्मक होगी, आपको देखना है। अगर मैं बात करूं कर्मवाच्य की तो इसमें कैसे होगी? हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। और भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भाववाच्य बताया था ना आपको, पत्र कहाँ है वो? ऑप्शन सी, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे क्या बैठा नहीं जाता? आंसर नहीं मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे कौन सा है? अकर्मक। क्या होगा यहाँ पे? भाववाच्य होगा। ठीक है, इसको अगले दिन आपको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। वैसे ये बहुत इजी है, एक बस आपको कर्ता देखना है, क्रिया देखनी है, और सकर्मक है या अकर्मक है। अगर आपके पास बैठा नहीं जाता तो नहीं के फॉर्म में अगर आपको दिया जा रहा है तो सीधा नहीं के 90% जो वो होते हैं नहीं के फॉर्म में होते हैं, भाववाच्य में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा अव्यय। ठीक है, अव्यय ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन कारक के कारण कोई भी
परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है, अवयव शब्द कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। जैसे मैंने लिखा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल धीरे धीरे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं लिखता हूं राम, राम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा सीता, सीता धीरे धीरे चलती है, लेकिन इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना उसका, पड़ा नहीं पड़ा। तो मैं वही बोल रहा हूं, देखो कि यहाँ पर क्या होता है, लिंग वचन और कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न ना हो तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका अवयव अथवा क्या है, अवयव है। ठीक है, बहुत हो गया, जैसे बहुत है, बहुत भी क्या है, अपने आप में अवयव शब्द है। ठीक है, उसका प्रयोग आप करके देखेंगे तो आपको पता समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्दों की पद रचना और पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, आकृति मूलक वर्गीकरण। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आकृति मूलक। देखो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है योगात्मक और दूसरा है अयोगात्मक। आकृति मूलक मतलब अगर मैं बात करूं आकृति मूलक, तो इनकी आकृति के हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका अगर आप जाओगे बंगाल में जाओगे तो वहां के जो अक्षर होते हैं उनकी जो बनावट होती है वो जैसे राउंड शेप में होते लिखते हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं इनको मूल आकृति मूलक, उनकी आकृति के हिसाब से उनको डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, इनमें से एक योगात्मक होता है, एक अयोगात्मक। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ज्यादातर ये क्वेश्चन यही पूछा गया है आपको पेपर में, इसलिए दिया गया है कि आकृति मूलक वर्गीकरण क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो आकृति मूलक। उनके रचना के हिसाब से उनको कैसे बनाया गया है, उस रचना के हिसाब से उनको बांटा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, तो ध्यान रखें आपके पास उपसर्ग पूछे थे, इस तरह से भी पूछा था कि हिंदी के उपसर्ग बताओ, संस्कृत के उपसर्ग बताओ या अंग्रेजी के उपसर्ग बताओ। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग लिखो जरा, कुछ उपसर्ग जो बार बार आपके पेपर में बनते हैं हिंदी से। हिंदी के उपसर्ग पहला आप लिखेंगे अ उपसर्ग हमेशा हिंदी का है। ठीक है, शब्द तो बना लोगे ना अ से, मैं सिर्फ उपसर्ग बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहला लिखो अ, हिंदी के अ। दूसरा लिखो हिंदी का अन, उन, 59, जैसे मैं 59 लिख दिया तो उन हो जाएगा। ठीक है, कु और सु, ये उपसर्ग हैं आपके हिंदी के। ठीक है, कौन कौन से, आ, अन, उन, कु और सा। बाकी दू तो आपको दे ही रखा है, दू भी कैसा उपसर्ग है, हिंदी का। ठीक है, अगर मैं बात करूं उर्दू फारसी एक साथ आता है। ठीक है, उर्दू और फारसी के इनको अलग अलग नहीं लिखा गया बल्कि एक ही साथ लिखा गया है। तो उर्दू और फारसी के लिखो गैर, बद, खुश, ठीक है, कम और अल, अल है ये। ठीक है, अल। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी के, जैसे हो गया सब इंस्पेक्टर लिखते हैं, वाइस, वाइस चांसलर, डिप्टी। ये तो सीधा इंग्लिश वाले तो आपको समझ ही आ जाएंगे कि इंग्लिश के शब्द। चीफ हो गया, चीफ मिनिस्टर। ये कैसे अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ संस्कृत के भी लिख लो, संस्कृत के लिखो जो बार बार रिपीट होते हैं, संस्कृत के यहाँ पे लिखते हैं। जो लिख नहीं रहे ना उनसे अगली बार पेपर में आएगा ये, तब पूछूंगा मैं आपको। ठीक है, अति, अति उपसर्ग, जैसे अत्यधिक लिखते हैं, क्वेश्चन आपके पास शब्द आएगा अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, किस भाषा का उपसर्ग है, तो संस्कृत का। ठीक है, दूसरा लिखो अप, अव, ठीक है, निर उपसर्ग। ठीक है, तो ये संस्कृत के उपसर्ग है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनसे शब्द भी बनाएंगे आप, पहले शब्द बनाएंगे फिर आपको देखेंगे आपकी कौन सा संस्कृत का है कौन सा हिंदी का है, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है
उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा उल्टा पिरामिड, बस इसको याद कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उल्टा पिरामिड शैली सबसे प्रभावशाली शैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा है? तेज। तेज क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने बोला मोहन तेज दौड़ता है, ठीक है, तो उसकी विशेषता कि वह तेज दौड़ रहा है, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, मैंने बोला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की विशेषता है कि वो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, ठीक है। बुद्धिमान कैसा शब्द है? बुद्धिमान, वह बुद्धिमान है। जाति, बुद्धिमान जाति, विशेषण, विशेषता है उसकी कि वह बुद्धिमान है, ठीक है। यह बालक बुद्धिमान है, तो उसकी विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, ठीक है। मिठास अभी बताया आपको। भाव, पहला, पहला कैसा शब्द है? विशेषण। पहला, उसकी विशेषता है कि वह पहला है, ठीक है। पहला हम उसको विशेषण से ही समझाएंगे, उसका स्थान पहला है, उसकी विशेषता है कि पहला आया है, ठीक है। तो पहला भी क्या है? विशेषण है। चलो जीएस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बदगा, ठीक है। नीलगिरी आप याद रखेंगे। एक यहां पर और याद रखेंगे कोटा और टोडो, टोडा, कोटा और टोडा यहाँ पे रखें। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाए जाते, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। ये मारिया की जगह अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे तो भारिया, ठीक है। तो भारिया जनजाति कहां पर है? भारिया, मध्य प्रदेश, मुख्यतः मध्य प्रदेश है, और राज्यों में भी मिल सकती है, लेकिन मुख्यतः कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। असुर लिखना, असुर आपका ये असुर, असुर लिखो, ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी। और सहरिया आप लिखेंगे राजस्थान, सहरिया राजस्थान में, ठीक है। अब आप बताएंगे मुझे मिकिर, लेपचा, आधा पौ लिखा होता है वैसे, पर ये लिख सकते हैं, चेंचू, बताओ मिकिर, नागालैंड, मिकिर नागालैंड, मिकिर पहाड़ियां भी वहां पर है नागालैंड में, मिकिर जनजाति नागालैंड में, लेपचा सिक्किम में, ठीक है। लेपचा कहाँ है? सिक्किम। चेंचू, चेंचू आंध्र प्रदेश और मणिपुर, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में है, लेकिन मणिपुर में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, चेंचू, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। लिख लिया? बता देना, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, जहां पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा आंसर इसमें? बी, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी हाल ही में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना चलाई गई उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, उसका नाम क्या है? विश्वकर्मा तो 15 अगस्त को जो शुरू हुआ था, तो उससे था, शिल्पकारों से। ध्यान रखेंगे आप, पीएम प्रणाम, प्रधानमंत्री को नमस्कार, ठीक है। तो पीएम प्रणाम योजना याद रखेंगे। उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें कुछ अंश, कुछ अनुदान क्या बोलते हैं, बजट में भी रखा गया इसके लिए, तो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि हाल ही में उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? पीएम प्रणाम योजना चलाई गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास सूची, इन सूची को आपको मिलान करना था, ठीक है। तो बैतून किस नदी के, सीमावर्ती नदी के किनारे है? देखो बैतून आपका हो जाएगा ताप्ती,
जगदलपुर होगा आपका इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा हो जाएगा, और उज्जैन छिपरा। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है? 4 1 2 3। बी, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है किससे होगा? बागवानी से, ठीक है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी से, बागवानी कृषि से। तो आंसर होगा आपका सी। रेशम कीट पालन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर आप याद रखेंगे, ठीक है। अंगूर की खेती, हाँ, बीटी कल्चर। जलज कृषि, जलज कृषि हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोपोनिक उसमें उगने वाले, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना हाइड्रोपोनिक। और वायु में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ठीक है, एयर में उगने वाले। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्टस मापने का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? मेगा छादन की मात्रा। आंसर होगा आपका सी, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रो, हाइग्रोमीटर, ठीक है, सही बोल रहे थे आप, हाइग्रोमीटर। अगर मैं बात करूं वायुमंडलीय दाब, यहां पे आप दाब लिखेंगे, तो दाब आपको याद रखना है बैरोमीटर से, बैरोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता आएगा तो हाइग्रोमीटर, और दाब आएगा तो बैरोमीटर। अच्छा, ये बताओ, ओजोन परत, ओजोन A3O3, ठीक है, इसको मापने के लिए, इसको कैसे मापा जाता है? डॉप्सन, इसकी मापने की यूनिट होती है, इकाई होती है डॉप्सन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डॉप्सन। अच्छा, बताओ, चक्रवातों की तीव्रता किस से मापी जाती है? चक्रवातों की तीव्रता, सही बोल रहे हो, टी स्केल, आप याद रखेंगे टी स्केल, ठीक है। टी स्केल से क्या मापा जाता है? चक्रवातों की गति, चक्रवातों की गति टी स्केल से। अच्छा, एक चीज बताओ, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? दोनों ही भूकंप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि क्या डिफरेंस है उसमें, क्यों अलग अलग यूज होता है वो? हुँ? नहीं तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या होता है? अगर हम बात करेंगे कि भूकंप में सिस्मोग्राफ किस लिए यूज होता है, उसके नाम में ही आंसर है, ग्राफ को देखा जाता है। कि ग्राफ इट मींस कि ये आपका जो डेप्थ है, गहराई है, वहां से उस यहां से अगर कोई उजागर हुआ तो उसकी ग्राफ कहां कहां तक वो पहुंचा है, उसकी गहराई को ग्राफ के माध्यम से कि कितने डेप्थ से वो आया है वो भूकंप, वो किसके लिए यूज होता है? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ उसमें यूज होता है। लेकिन अगर तीव्रता, उसकी वेब की जो तीव्रता मापी जाती है वो स्केल से मापी जाती है, जिसको कहा जाता है रिएक्टर स्केल, जो 1 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ये भी बना था कि रिएक्टर स्केल के पैमाने पे कितने अंक होते हैं, कहां से कहां तक होता है? तो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो तीव्रता होती है, वेब्स की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल से, जबकि सिस्मोग्राफ, उसमें ग्राफ देखा जाता है कि ये ग्राफ कहां से आया, कितनी दूर है इसका, इस तरह से इसका कहां कहां तक इसने नुकसान पहुंचाया है, तो वो होगा आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको ये बताना था पठार और संबंधित देश, तो कौन सा आंसर होगा? देखो, अंतोलिया का पठार आपका तुर्की में है, ये आपको पता ही होगा। अब्सीनिया का पठार आपका इथोपिया में है। मसेटा स्पेन, और ये हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका 1 2 3 4, आंसर होगा आपका
ए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पठार, जो पठार का निर्माण हुआ कैसे हुआ, पठार कैसे बने? ज्योग्राफी पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो पठारों का निर्माण, जैसे ही चट्टानों का निर्माण हुआ या पर्वतों का निर्माण हुआ, सेम पठारों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। आप याद रखेंगे इसी तरह से आकृति थी पठारों की भी, जैसे ये चोटी आपकी। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे आपका वर्षा के कारण या धूप के कारण, इनका क्या होगा, अपर्दन होने लगे, इस तरह से कटने लगे, ठीक है। और कटते कटते यहां तक आ गए, सपोज दैट। उसके बाद ये ऊपर का जो पार्ट था, अगर मैं इसको बोलूं ये मिट गया, ये क्या गया, ये अपर्दन हो गया। उसके बाद ये पठार थे, क्या बन गए, समतल बन गए। तो इसी को क्या कहा गया, पठार कहा गया, ठीक है। तो जैसे ही चट्टानों का निर्माण हुआ, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हुआ, इनका धीरे धीरे कटान हुआ, या तो वर्षा के कारण या फिर धूप के कारण। प्राकृतिक आपदाओं के जैसे जैसे कटते गए तो इनका क्या होता गया, इस तरह से कटते गए तो समतल वहां पे बनता गया, उसी को क्या कहा गया, पठार कहा गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं पठार कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ प्लेट्यू, पठारों के प्रकार होते हैं 3 टाइप्स, ठीक है। याद रखेंगे, पहला आप रखेंगे अंतरपदीय पठार, दूसरा याद रखेंगे आप गुंबदाकार पठार, थोड़ा आगे तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा पेपर डीप बन रहा है। तीसरा आपको याद रखना है ज्वालामुखी पठार, ठीक है। तीसरा ज्वालामुखी पठार आप याद रखेंगे। अब इसके भी एग्जाम्पल आपके पास, अब इतना आपको याद है, आपको पूछा जाएगा बताओ तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, अंतरपदीय पठार है, ठीक है। अंतरपदीय पठार वह पठार होते हैं जिनके चारों ओर पर्वत होते हैं, और पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित होते हैं उन्हीं को अंतरपदीय पठार कहा जाता है। चारों ओर उनके क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, उन्हीं पठारों को क्या कहा जाता है, अंतरपदीय पठार कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, तिब्बत का पठार इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको का पठार भी इसी का एग्जाम्पल है, मैक्सिको। कोलंबिया का पठार आप देखेंगे, कोलंबिया का पठार। एक और लिख लो, कैलिफोर्निया का पठार, शॉर्ट में लिखा है कैलिफोर्निया, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतरपदीय पठार, तिब्बत का पठार, भारत का सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है, ये भी किस अंतरपदीय पठार है। मैक्सिको का पठार आप याद रखेंगे, कोलंबिया का पठार और कैलिफोर्निया का पठार किस प्रकार के पठार है, अंतरपदीय पठार है, ठीक है। अगर मैं गुंबदाकार पठार की बात करूं तो भारत का एक प्रमुख पठार है छोटा नागपुर का पठार, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है, गुंबदाकार, जिनकी आकृति गुंबदाकार है, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा आप ज्वालामुखी पठार आप याद रखेंगे कि मैग्मा के कारण इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, ज्वालामुखी मैग्मा से ही निकलती है। तो ज्वालामुखी पठार यानी मैग्मा के कारण जिनका निर्माण हुआ है, जो प्रसिद्ध भारत में अगर देखने को मिला डेक्कन का पठार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो डेक्कन या दक्कन का पठार, इसको ज्वालामुखी पठार कहा जाता है, ठीक है। इतना मैंने आपको लिखा है, इसके आगे आप देखेंगे कि कौन कौन से पठार अंतरपदीय पठार के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से पठार गुंबदाकार है, कौन कौन से ज्वालामुखी पठार है। ये आप तीनों इसमें से कुछ ऐड आप करेंगे, तब जाके आप देखो। जितना हो सकता है हमारी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा इसमें लिखा है, एक ही टॉपिक में नहीं लिखा सकते, कोशिश तो करते हैं लेकिन इतना लिखा सकते हैं, इतना डीप अगर कर दिया है तो कुछ आप चीज मेहनत करेंगे। अंतरपदीय पठार के जो जो आपके पास क्वेश्चन बने वो तो मैंने लिखा दिया जो बने हुए, इसके अलावा आप भी देखेंगे कि और क्या बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, किसकी होती है, लोहा और निकेल की होती है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी, ठीक है। आपको याद रखना है पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलो छोटू वो बन गया, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे सियाल, यहाँ पे सीमा और यहाँ पे नीफे, याद रहेगा। सीमा सियाल, सबसे उपली परत सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर सीमा की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, Ma से याद रख सकते हो मैग्नीशियम। नीफे
कोर में सबसे नीचा निफे यानी कि निकिल और फेरस, फेरस यानी कि लोहा, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं कि सीमा, सियाल और निफे में ये किसके द्वारा बांटा गया था पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को? सुएज, ठीक है, तो आप याद रखेंगे सुएज के द्वारा सीमा, सियाल और निफे में पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को बांटा गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसको कहा जाता है क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट, इसको मेंटल, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। और इस क्रस्ट, मेंटल और कोर में किसके द्वारा बांटा गया था? ग्रांट के द्वारा। क्वेश्चन आता है आपके पास, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर में किसके द्वारा बांटा गया था? तो ग्रांट के द्वारा बांटा गया था, ठीक है। अगर आएगा सियाल, सीमा और निफे में किसने बांटा? सुएज ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लें। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? कौन से? कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड आपका केरल में पड़ता है या फिर मालाबार के आसपास, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। अभी कुछ दिन पहले आपको शायद दिया था सर ने, दिया होगा हमने पेपर में कि इको मार्क कब का है? इको मार्क 1991, ठीक है। इको मार्क का संबंध किससे है? पर्यावरण की गुणवत्ता, पर्यावरण के लिए जो भी चीज अनुकूल होगी उसमें दिया जाता है, पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए। 1991 में आप याद रखेंगे इको मार्क। एक और था उसके साथ रेगमार्क या रगमार्क। रेगमार्क आप याद रखेंगे 1986। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वही है बालकों, बच्चों के लिए, ठीक है, प्रतिषेध के लिए, तो 1986 रगमार्क। साथ ही आपने पढ़ा होगा हॉलमार्क। हॉलमार्क आपका सन 2000 आप याद रखेंगे स्वर्ण आभूषणों के लिए, यहां पे आप लिखेंगे स्वर्ण आभूषण। अगर मैं बात करूं चांदी के लिए हॉलमार्क, हॉलमार्क चांदी, तो ये आप क्या रखेंगे 2005। चांदी पर हॉलमार्क जारी किया गया था 2005, लेकिन स्वर्ण आभूषणों पे हॉलमार्क सन 2000 में, ठीक है। ये बताओ, ये तो रही बात इसकी। अगर मैं बात करूं अब इसके लिए अनिवार्य रूप से हॉलमार्क होना जारी, स्वर्ण आभूषण या चांदी के जो भी आभूषण होंगे उस पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्क होना जरूरी है। यह कब से शुरू हुआ? 21 नवंबर 2021 से, ठीक है। अब आप याद रखेंगे नवंबर 2021 से, उससे पहले ऐसा था कि जिस बिना हॉलमार्क के भी बिक रहे थे, जो भी आभूषण थे वो बिना हॉलमार्क के, लेकिन उसमें क्या हो रही, मिलावट हो रही थी। तो सरकार ने घोषणा करी है कि नवंबर 2021 से कि जो भी आप स्वर्ण के आभूषण खरीदेंगे उन पे हॉलमार्क जरूर होगा। अगर नहीं है तो आप डुप्लीकेट माना जा सकता है, या फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि ये नहीं, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रहेंगे नवंबर 2021 से स्वर्ण आभूषणों के लिए अनिवार्य रूप से हॉलमार्क जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, आईबीए से तात्पर्य है? ऑप्शन डी होगा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। 500 करोड़ रुपए अनिवार्य है, ठीक है, तो आंसर होगा आपका इसका डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? हाँ, केवल संसद द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे केवल संसद द्वारा 2/3 बहुमत से, हमेशा याद रखेंगे 2/3 बहुमत या फिर विशेष बहुमत, इसको क्या बोला जाता है? विशेष बहुमत।
अच्छा ये बताओ, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? दो बहुमत आपने सुने होंगे, एक है विशेष बहुमत, एक है साधारण बहुमत। तो क्या डिफरेंस है इसमें? क्या संसद, क्या, ये तो मैंने बता ही दिया है। आपको याद रखना है, विशेष बहुमत, समझ लो इसको, और साधारण बहुमत। आपको याद रखना है, विशेष बहुमत सदन के टोटल उपस्थित जो सदस्य होते हैं, अगर सपोज मैं बात करूं लोकसभा में अगर 545 सदस्य हैं, तो उसमें से 50+1 के सदस्य के अगर कोई भी सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है विशेष बहुमत, क्योंकि उसे विशेष जितने भी सदस्य हैं उसमें। लेकिन साधारण बहुमत में ऐसा नहीं है। साधारण बहुमत में देखा जाता है उपस्थित सदस्य। अगर किसी भी लोकसभा की सपोज कोई मीटिंग हो रही है, वहां पर 100 ही सदस्य उपस्थित हैं और 100 में से 50+1 ने अगर कोई भी बहुमत पास कर दिया तो उसको कहा जाएगा साधारण बहुमत। तो ये डिफरेंस है बस। यहाँ पर आपका टोटल जो सदस्य होंगे उनमें से देखा जाएगा 50+1, यहाँ पर जितने उपस्थित सदस्य होंगे उसमें से देखा जाएगा 50+1। तो वो साधारण बहुमत और बहुमत विशेष बहुमत में ये डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? मणिपुर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मणिपुर में विधानसभा सीटें कितनी है? 60 है। मणिपुर में 60 हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सर्वाधिक 403। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन थे इनमें से? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। आंसर होगा आपका बी, ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में गृह मंत्री थे। साथ ही इनसे एक और चीज याद रखना है कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कब किया और किसके लिए किया था? हाँ, 1986 में डाकघर संशोधन के लिए, ठीक है। एक जो 3 शक्तियां जो राष्ट्रपति को दी गई उनमें से एक वीटो पावर है, जेवी वीटो जिसे कहा जाता है। तो डाकघर संशोधन के लिए, ठीक है, डाकघर संशोधन के लिए इन्होंने अपने पास रख लिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कब? 1986 में। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि किसके लिए था जो पॉकेट वीटो प्रयोग किया गया था? डाकघर संशोधन के लिए, डाकघर विधेयक उसने अपने पास रख दिया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था, बीबी गिरी, ठीक है। बीबी गिरी ऐसे बीबी गिरी नहीं, नीलम संजीव रेड्डी, सॉरी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, कितने थे? 3, ठीक है। सबसे पहले जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, वही थे ना? 3 याद रखना, 3 थे, अभी याद माइंड में याद नहीं रहा। 3 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है तो सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा, किसको बताएगा वो कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है? लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो किसको बताए? लोकसभा अध्यक्ष को उसकी सूचना दे। तो इमीडिएट उसी टाइम उसको देनी पड़ेगी सूचना, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हाँ, हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 19। कितने प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, ठीक है। पहला आप याद रखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आप याद रखेंगे सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा आप याद रखेंगे संघ बनाने की शक्ति उसको दी गई है, ठीक है। चौथा आप याद रखेंगे
विचरण करने यानी कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता आपके पास रहेगी। चौथा आपका कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता आपके पास रहेगी। और लास्ट छठा कौन सा है? आजीविका चलाने के लिए आजीविका चलाने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अपने व्यापार कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दी गई है, लेकिन उसमें हड़ताल की कहीं भी आजादी का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 256। अब देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में तो आप बाकी ऑप्शन तो आपके पास हैं, इनसे तो आउट कर सकते थे आप। आपको पता है 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। ठीक है, आपको पता है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। आपको पता है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसको अब हटा दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? ऑप्शन ए बचा है, तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आपको ऑप्शन हटाने भी आने चाहिए, आंसर तभी आपका निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, कौन सा होगा? एक दो, पहला यह लोकतांत्रिक गणराज्य में संसदात्मक रूप से 1 2 और 3, 1 2 और 3, आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी आंसर होगा। डी क्यों नहीं होगा? यह एक एकीकृत शक्ति की प्रावधान करती है, ये गलत है। यहाँ पर बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं तो कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं। जो शक्तियां राज्य के पास है वो केंद्र के पास नहीं है, और जो केंद्र के पास है वो राज्य के पास नहीं है। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 1 2 और 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। ठीक है, आंसर होगा सी। इसी को 3 जून योजना भी कहा जाता है। ठीक है, 3 जून को प्रभावी हुई थी, तो 3 जून योजना इसको कहा जाता है, माउंटबेटन योजना को। ठीक है, वेबल योजना कब की है? 45, 14 जून 1945, जब वेबल द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। सभी जितने भी भारत के जो भी लीडर थे उनको बुलाया गया था कि हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। उसमें कुछ अपने हित के लिए भी बातें रखी गई थी, लेकिन भारत ने उसको मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो सब कुछ ज्यादातर बातें उसमें क्या थी, अपने हित के लिए थी। तो वही था ये वेबल योजना। ठीक है, 14 जून 1945। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को, ठीक है याद रखेंगे डेट सहित, 23 फरवरी 1986 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? हाँ, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर होगा आपका पास सी। अच्छा बताओ, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। कब और क्यों? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने प्रेरित किया था, जितने भी भारतीय थे उनको प्रेरित किया था कि आप युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है, इसलिए उसको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। कब कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? 1883, 1883 में। रिपन उस टाइम गवर्नर जनरल थे, तो रिपन के समय आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से। ठीक है, तो आप याद रखिए कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पहले से याद करेंगे। प्रथम कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1746 से लेकर 48 तक चला था ये। ठीक है, और 48 में पहली जो संधि होती है कौन सी? ये ऊपर वाला। ठीक है, आप याद रखेंगे एला सापेल की संधि से। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में, और संधि हुई थी, पहली जो संधि हुई थी एला सापेल की संधि 48 में, 1748 में। अगर मैं द्वितीय की बात करूं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था
1749 से लेकर और 1754 तक। कब तक हुआ था? 1754 तक। इसके लिए जो संधि हुई थी वो हुई थी गोडेहू की संधि, या इसको पांडुचेरी की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांडुचेरी। 1754 में। तृतीय युद्ध की अगर हम बात करेंगे कर्नाटक का, तो ये हुआ था 1756 से और 1763 तक। 1753 से 1763 तक हुआ था। इसके लिए जो संधि हुई थी वो हुई थी पेरिस की संधि। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ये भी आप याद रखें कब हुई थी? 1763 में। सन भी पूछा जाता है आपको, ठीक है? तो तीनों युद्ध आपको याद रखने एक साथ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। ऑप्शन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है, और ऑप्शन कारण है इसमें, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको सही लग रहा है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब देखो ये मनसबदारी प्रथा क्या थी, किसने शुरू किया, क्या क्या मतलब इसके लिए कितने भागों में इसको बांटा गया था, ठीक है, कितनी श्रेणियों में इसको बांटा गया था। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी थी? अकबर ने शुरू करी थी। सैनिक व्यवस्था मतलब सैन्य व्यवस्था थी उसकी, इस बहुत फेमस हुआ था इस व्यवस्था के लिए, वो मनसबदारी प्रथा के लिए। तो मनसबदारी प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे मनसबदारी, इसको अलग अलग नाम से अकबर के काल में इसको जाना गया। पहला अगर मैं बात करूं ओदाहा, इसको ओदाहा के नाम से भी जाना गया। आपको अगर बात करूं इसको दर्जा के नाम से भी जाना गया और इसको पद के नाम से भी जाना गया। ठीक है, एक तरह से पद ही था ये मनसब। तीन नाम आप याद रखेंगे। ऑप्शन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि अकबर के शासन काल में ओदाहा क्या था? तो क्या था? मनसबदारी, मनसबदारी से संबंधित था। ठीक है, आपको बन सकता है कि दर्जा क्या था? मनसबदारी से संबंधित था। पद क्या था? मनसबदारी से संबंधित था। याद रखेंगे तीनों। अगर मैं बात करूं ये ओदाहा, दर्जा या पद, तो इनको दो भागों में बांटा गया था, एक था जात और दूसरा था सवार। ठीक है, आप यहां पे लिख रहा हूं तो आप याद रखेंगे जात और दूसरा था, पहला आप याद रखेंगे और दूसरा रखेंगे सवार, जात और सवार। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि मनसबदारी प्रथा में जो ये औदाहा था या दर्जा था या पद था, कोई भी एक दे सकता है उसमें, वो कितने भागों में विभक्त था? तो दो भागों में, एक था जात, दूसरा था सवार। ठीक है, अब इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा आपके पास कि मनसबदारी प्रथा में प्रथा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, तो श्रेणियां आप याद रखेंगे। इसकी जो श्रेणियां थी वो थी तीन श्रेणियों में बांटा गया था। पहली जो श्रेणी थी उसमें आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत 5000 जात, ठीक है, इसके अंतर्गत 5000 जात व 5000 सवार आते थे। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत 5000 जात और 5000 सवार आते थे, और जो इनको जो मासिक वेतन दिया जाता था वो दिया जाता 30,000। उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है, 30,000। दूसरी श्रेणी की अगर मैं बात करेंगे तो इसमें 5000 जातों की संख्या सेम थी। ठीक है, 5000 जात और 2500 से अधिक सवार, 2500 से अधिक सवार द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, जिनको वेतन दिया जाता था 29,000। आसान है याद रखना भी, 29,000। तृतीय श्रेणी की अगर मैं बात करूं थर्ड श्रेणी में, तो थर्ड श्रेणी में जात सेम थे, वही 5000, इसी के ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, 5000 जात और 2500 से कम सवार। आप लिख रहे हो ना इनको, तो समझ तो रहे होंगे। ठीक है, तो तीसरी जो श्रेणी थी उसमें 5000 जात तथा 2500 से कम सवार थे। ठीक है, जिनको वेतन दिया जाता था 28,000।
हो जाएगा, याद रखेंगे। मैं दोबारा से आपको रिवीजन करा रहा हूं। मनसबदारी प्रथा अकबर के काल में शुरू हुई थी। मनसबदारी प्रथा को ओधा के नाम से भी जाना जाता है, पद के नाम से भी जाना जाता है और दर्जा के नाम से भी जाना जाता है। इस ओधा, दर्जा या पद को दो भागों में बांटा गया था, एक था जात, दूसरा था सवार। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्रेणी की, तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। पहली जो श्रेणी थी उसमें आते थे 5,000 जात और 5,000 सवार। ठीक है, इनको जो वेतन दिया जाता था मासिक, वो 30,000 रुपए दिया जाता था। सेकंड जो श्रेणी थी उसमें 5,000 जात और 2,500 से अधिक सवार आते थे, इनको जो वेतन दिया जाता था वो दिया जाता था 29,000 रुपए। थर्ड जो श्रेणी थी उसमें 5,000 जात और 2,500 से कम सवार होते थे, इनको वेतन दिया जाता था 28,000 रुपए। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम पे हो सकता है यहां से क्वेश्चन बने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने? 15। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, 15। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, जो पार्श्वनाथ था सर्प, आदिनाथ था वृषभ, महावीर सिंह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन निकल रहा है? एक दो, डी, डी ना, पहले का तीसरा, डी आंसर होगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, वाकनकर। ठीक है, आंसर होगा आपका डी। इन्होंने इसकी खोज, अगर याद रखना है, 1957-58 में करी थी, 1957-58। क्वेश्चन नंबर 46 है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स कंपनी ने। आंसर होगा आपका डी, जीरोक्स कंपनी ने 1981, 1981 में। अच्छा बताओ, माइक्रोसॉफ्ट का विकास किस कंपनी के द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम कंपनी, यह आईबीएम कंपनी, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट का विकास किया गया था 1981। ठीक है, तो आप लिख लेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का विकास 1981 में किया गया था आईबीएम कंपनी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर के बारे में आपको बताना था, तो इसका आंसर सभी था। ठीक है, सभी चारों इसमें सही है, सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके पास, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको याद रखना है, तो इसको कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्वि आधारित अंक पद्धति। तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री इसने की थी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे कामगारों और शिल्पकारों से संबंधित था ये, कामगार व शिल्पकार, शिल्पकार, इनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी लाल किले से, तो आएगा आपके पास विश्वकर्मा कौशल योजना। ठीक है, कामगारों शिल्पकारों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? आदित्य L1, ऑप्शन ए, सूरज की स्टडी करने के लिए इसको भेजा जाएगा। ठीक है, भेजा गया, आंसर होगा आपका ए। चलो रीजनिंग पे देखते हैं, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, 30 दिन
30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। आ गया था सभी का ये? तो बेसिक था, आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका शुक्रवार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है, तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 9। आ गया था ना सभी का? नहीं आया? आपने ध्यान रखना है यहां पर, अगर मैं पेड़ की बात करूं, अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो मैंने ये पेड़ लगाए 3 पेड़, मैंने क्या लगाए? 3 पेड़ लगाए। अगर मैं इसमें गैप की बात करूं तो कितने गैप बने यहां पर? 2 गैप। 3 पेड़ों के बीच में कितने गैप बने? 2 बन गए ना, 2 गैप। तो एक पेड़ हमेशा कम हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट का जो पेड़ होगा ना उसके बाद गैप थोड़ी बनेगा, उसके बाद तो पेड़ ही नहीं होंगे ना। तो हम हमेशा जब भी आपको ये दिया हो तो आपको पता है यहाँ पे कितना मीटर दे रखा? 225 मीटर। तो और आपको पेड़ कितने लगाने हैं? 26। तो आप एक पेड़ कम लगाएंगे क्योंकि गैप कम बनेगा ना, तो आप इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9। बस ये हमेशा आपको याद रखना है कि एक कम से उसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक कम कम क्यों करेंगे? क्योंकि गैप एक कम बनेगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके पास, रवि 2 अलग अलग घड़ियों में अलार्म लगाता है। पहला अलार्म हर 2 घंटे बाद तथा दूसरा अलार्म हर 1 घंटे 30 मिनट के बाद बजता है। यदि दोनों अलार्म दोपहर 1 बजे साथ साथ बजते हैं तो अगली बार किस समय ये साथ साथ बजेंगे? कितने बजे बजेंगे? 7 बजे। आपको दिया है 2 घंटे, ठीक है। आपको पता है 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 90 मिनट। इसमें हमेशा आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे आप, अगर इसका 120 और 90 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 360, ठीक है। अगर 360 को हम मिनट से डिवाइड करेंगे, 60 मिनट, तो 0 से 0 कटा, 6 से 6, 6 से का 36। तो पहली बार 1 बजे बजे, तो अगली बार कब बजेंगे? इसमें 6 आर ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 6 = 7, तो 7 बजे ये बजेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, भिन्न शब्द को चुनिए। कौन सा होगा? पीतल होगा, ठीक है। पीतल एक एलॉय है, पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये बाकी सब ध्यान रखने, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर कौन सा होगा? पी। आ गया था ना सभी का? आपको कुछ नहीं करना था, आपको उल्टा लिखना था। जैसे आपने लिखा ABCDEFGHIJKLM, मैं पी तक ही लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर है पी। मुझे पता है आंसर, इसलिए मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। तो आपको क्या करना है, तो वो बोल रहा है दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर क्या है? सी। तो आप सी पे जाएंगे। इसके बाद 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कौन सा आंसर है? पी, ठीक है। तो आंसर होगा पी। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं? 15। आगे था सभी का, ये आराम से गिने जा रहे हैं। आपको देखो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको गिन गए ना 10। उसके बाद आपको पता है एक 10 ये हो गए, एक ये गिनो 11 हो गए। उसके बाद अगर हम इसको गिनेंगे 11 और 1 12 हो गया, एक ये हो गया 13, और एक ये हो गया बीच का 14, और एक ये पूरा हो गया 15। तो कितने हैं टोटल? 15, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि शब्द ये एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, शब्द के पहले चौथे नवे और 14 अक्षर को कोई अर्थपूर्ण शब्द इससे बनाना है। पहला आपके पास है ए, दूसरा कौन सा पूछा है? चौथा आई हो जाएगा,
9वां अक्षर कौन सा है? आर एन। अब इसे अर्थपूर्ण शब्द आपके बनाने थे, ठीक है। पहला आप देखो, एक तो रेन बन रहा है, RAIN, रेन बन गया आपका। और भी कुछ बन रहा है? ईरान भी तो एक अर्थ दे रहा है, ठीक है। ईरान तो एक अर्थ दे रहा है, एक देश का नाम है ना, एक अर्थ तो दे ही रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और आर दोनों ही होगा, ठीक है। तीसरा अक्षर बोल रहे हैं ना दाएं से, तो अगर हम यहां से 1 2 3 तो ए आएगा, और यहां से देखेंगे तो 1 2 3 आर, तो ए और आर। जिसने ए किया है वो भी सही है, जिसने आर किया है वो भी सही है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बन रहा है? रानी तो हमने उसको, रानी कोई अर्थ थोड़ी ना, ऐसे तो आप कुछ भी बना लोगे, ऐसे तो आप कुछ भी बना लोगे, वो अर्थ उसका पर्टिकुलर, उसका उस चीज का अर्थ ना हो, तो हमने उसको नाम दिया, उसको रानी बोला। रानी, रानी एक थोड़ी ना है, रानी तो बहुत सारी हैं। तो पर्टिकुलर उसका एक विशेष अर्थ हो कि उसको उसी नाम से जाना जाए, तो वो होगा आपका अर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले आपका आएगा जनसंख्या, उसके बाद बेरोजगारी, फिर गरीबी, फिर रोग, फिर मृत्यु। तो कौन सा आंसर हो रहा है? ए, ए ही हो रहा है ना, देख लेना जनसंख्या। हाँ ठीक है, ए, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? हाँ, हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि पासा कौन सा है ये। पासा कौन सा है? सामान्य पासा, सॉरी, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्डाइज होता, मानक पासा होता, तो हम बता सकते थे, क्योंकि मानक पासा का क्या होता है, दो फलकों का योग क्या होता है, विपरीत फल 7 होता है। तो वो तो है नहीं, तो हमें पता है यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कौन सी इसके विपरीत में आएंगे। जो हमें इसके साथ नहीं दिख रहा है, वो उनमें से कोई एक भी आ सकता है, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके पास, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को अदल बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाएगा? ए, चलो ए को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास 5, और ये प्लस तो यस ही रहेगा। भाग को क्या बोले, भाग को गुंटू लिख देंगे, फिर 3, फिर माइनस को ऐसे लिखेंगे, फिर 12, फिर डिवाइडेड बाय 2, और इक्वल टू कितना आ रहा है? 17, ठीक है। अब हम इसमें बॉड मास के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला कौन सॉल्व होगा? डिवाइडेड होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 6 इंटू 3 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को भाग देंगे 12 से, तो 6 आ जाएगा आपके पास। अगला फिर दोबारा से करेंगे, 5 प्लस 6, फिर कितना होगा? 6 नहीं आएगा, बल्कि बॉड मास के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 18 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। अब आपको बताया बॉड मास है, तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? प्लस ऐड होगा, तो 15 और 18 कितना होता है? 23, माइनस 6 कितना होगा? 17। तो इसका मतलब हमारा जो हमने लगाया था आंसर ऑप्शन ए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ आप उत्तराखंड पे। उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन आपके पास, निगलाट भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? 1912 में, तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। अच्छा बताओ, राज्य का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा था, कौन सा है जो सबसे पहले स्थापित किया गया था? वीरचंद्र सिंह, दून हॉस्पिटल, ठीक है। राज्य का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको याद रखना है, 1935 का है, देहरादून दून हॉस्पिटल, ठीक है। अगर मैं बात करूं दून हॉस्पिटल को, अब ये दून हॉस्पिटल नहीं है, अब ये मेडिकल कॉलेज बन चुका है, ठीक है। तो इसको कब मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया? 2016 में। तो आप याद रखेंगे दून मेडिकल कॉलेज को 2016 में मेडिकल कॉलेज का दर्जा। अब आप उसमें उसका नाम है जो, वो भी चेंज हो गया, दून मेडिकल कॉलेज का नाम हो गया, ठीक है। तो दून मेडिकल कॉलेज आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं UKMSSB, उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन, उत्तराखंड मेडिकल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसका गठन कब किया गया था? UKMSSB,
आजकल विवादों में भी चल रहा है UKMSSB, इसके घोटाले उजागर हो रहे हैं अब, ठीक है। तो आप इसका याद रखेंगे, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 6 अप्रैल 2015। कब किया गया था? 6 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष, इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर DS रावत है, डॉक्टर DS रावत। इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसके जो कारनामे हैं वो अब पता चल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहां से पूछ ले कि UKMSSB का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डॉक्टर DS रावत है। इसका गठन कब किया गया था? 6 अप्रैल 2015 को किया गया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ SRHU का गठन कब हुआ? SRHU की फुल फॉर्म क्या होगी? स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, 1989, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखेंगे 1989 में, जबकि इसको डीम्ड कॉलेज का दर्जा कब दिया गया था? 2007 में, ठीक है। तो डीम्ड आप इसमें याद रखेंगे 2007 में। एक और चीज बता दो चलो, IBRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, 1893। मुक्तेश्वर, आपको फंसाने के लिए कुछ भी दे सकता है, आपको यही दे देगा आपको शॉर्ट में लिख के। बताओ IVRA, आप कंफ्यूज हो जाएंगे IVRA है क्या ये, ठीक है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में, ठीक है। तो आपको साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि उसके जो जहां अगर आप जाओगे तो वहां पे IVRA ही मिलेगा आपको। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? IVRI, SRHU लिखा है वहां पर। अगर आप जाओगे SRHU यूनिवर्सिटी, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे HNB को हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो लगातार हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें याद रहता है, लेकिन इन चीजों को हम पढ़ते नहीं तो हम इन चीजों को, तो आप जो एग्जामिनर होता है ना आपके दिमाग के साथ खेल रहा होता है, वो उसको पता है कि कहाँ पे बच्चे गलतियां करेंगे, तो वो चीज आपको देखनी है। क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, सब पढ़ा हुआ आएगा, लेकिन होता क्या है, गलतियां हम यही करते हैं कि हम उस चीज को समझ के नहीं पढ़ते हैं। जब आप देखोगे क्वेश्चन को, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन में ही आंसर होता है आपका काफी बार। तो क्वेश्चन को उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी अपने आप ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विक्टोरिया बांध किसका अन्य नाम है? भीमताल बांध का, ठीक है। तो आंसर होगा आपका इसका D, भीमताल बांध। ये जो विक्टोरिया डैम था ये किसके द्वारा बनाया गया था? विक्टोरिया जो डैम है इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवा दिया था, ठीक है, 1883 में। आप याद रखेंगे 1883 में इसका जो निर्माण कराया था अंग्रेजों ने कराया था। अगर मैं बात करूं व्यक्ति की तो फ्रांसीसी हेनरी, इसका नाम था फ्रांसीसी हेनरी, विक्टोरिया डैम का निर्माण किया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपको इसी से एक क्वेश्चन दिया गया था कि किस बांध के बीच में एक टापू स्थित है? भीमताल, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसके बीच में एक टापू स्थित है, उस टापू पे एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे किस ताल के बीच में एक टापू है? भीमताल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को बनाने का सुझाव किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने। आंसर होगा आपका B, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। 64 आपके पास, किस मंदिर के सामने शंकराचार्य की समाधि स्थली है? केदारनाथ मंदिर, ठीक है। आंसर होगा आपका इसका B। अच्छा ये बताओ यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति कब स्थापित की गई थी? केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति 5 नवंबर 2021। आप याद डेट याद रखेंगे, 5 नवंबर 2021 को यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई थी, ठीक है। अगर हम थोड़ा इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो है 12 फीट। अगर मैं बात करूं इसमें किस पत्थर का प्रयोग किया गया है तो काले रंग के संगमरमर, काले रंग के संगमरमर। वैसे संगमरमर आमतौर पर
व्हाइट होते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल चुना गया था कि काले रंग के संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर मैं बात करूं कि इसके वास्तुकार, आप याद रखेंगे योगीराज, अरुण योगीराज ऐसे कुछ नाम था, तो योगीराज आप याद रखें, योगीराज कौन थे इसके वास्तुकार? योगीराज। ठीक है, अगर वैसे तो वेट पूछा नहीं जाएगा तो आप याद रखो तो 28 टन इसका वजन, एक्स्ट्रा नॉलेज वो बता रहा हूं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास, उत्तराखंड की कौन सी नदी सहायक नदी है? कौन सी? कोसी की सहायक नदी है। कोसी नदी की सहायक नदी है रामगंगा। ठीक है, कोसी नदी सहायक है किसकी? रामगंगा की। तो रामगंगा आप याद रखेंगे, पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, अच्छा बताओ कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? धार पानी धार नामक स्थान से कोसी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कितनी लंबाई इसकी? 168 किलोमीटर। ठीक है, 168 किलोमीटर राज्य में बहती है और सुल्तानपुर के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है, आप याद रखेंगे। अगर मैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करूंगा तो इसकी प्रमुख सहायक नदी आप याद रखेंगे, मैंने आपको याद कराया था, अगर शायद मेरी क्लास में आप रहे होंगे तो एसडीएम से, सोमाली घाट, देवल घाट और मिनोल घाट किसकी सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है। जब आपने इतना याद कर लिया तो एक दो और याद कर लो, एक काला राव और एक सरोद, ये भी किसकी सहायक नदी है? कोसी की। याद रखेंगे एसडीएम, काला राव और सरोद। एसडीएम से याद रखना है आपको सोमाली घाट, देवल घाट और मिनोल घाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन आंसर होगा आपका सी। अगर मैं कृषि में बात करूं तो 50% से अधिक का जो योगदान है वो महिलाओं का है। ठीक है, राज्य में कृषि में 50% से अधिक का जो योगदान है वो किसका है? महिलाओं का है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्य में मुख्य कार्यशील जनसंख्या का परसेंट कितना है? 38.39%। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे 38.39% मुख्य जो कार्यशील जनसंख्या है राज्य की 38.39 है। ठीक है, बाकी सब डिपेंडेंट है। तो मुख्य जो कार्य करने वाले हैं उनकी संख्या 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आर्थिक जनगणना जो हुई थी, आर्थिक जनगणना तो उसके बाद भी हुई, लेकिन जनगणना के अकॉर्डिंग है कार्यशील, आप याद रखें 2011 के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास, एफआरआई के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। इसकी स्थापना देश के प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में देहरादून में की गई थी, बिल्कुल सही है। कालांतर में इसी का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 1991 में सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा, फिर डी क्या है? वर्तमान में इसमें 8 नहीं 6 अनुभाग हैं, अनुभाग है बल्कि वो संस्थान नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। प्रथम जो वन महाविद्यालय जो बनाया गया था उसका कब बनाया गया था? इसको 1878 में, तो आप याद रखेंगे 1878 में। कालांतर में इसी का नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च हो गया था, तो कब हुआ इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? 1906। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आंसर तो डी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? 68 है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी चमोली जिले में नहीं है? नहीं आपको देखना था, तो कौन सी नहीं है? जैलंग। जैलंग कहां पर है? उत्तरकाशी। आप बताएंगे मुझे हाथी पर्वत
हाथी पांव पर्वत, कामदा पर्वत। थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी है तो समझ जाना, ठीक है, बहुत गंदा लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाथी पर्वत कहां पर है, यह है चमोली में। हाथी पांव मसूरी, हिमदा टेरी, और कामदा पर्वत पौड़ी। कौन सा मंदिर है इस कामदा पर्वत पर, मंजू घोषेश्वर, मंजू घोषेश्वर मंदिर कामदा पर्वत पर स्थित है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक हैं एटकिंसन, ठीक है, एडमिन टी एटकिंसन। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे थे, कौन सा, ये दूसरी है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, पूरा नाम पढ़ो ना उसका, ये अलग है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर तो दूसरी है, एटकिंसन की है वो भी, ये दूसरी है, ठीक है। तो ये किसकी है, एटकिंसन की है, आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स किसी दूसरे दिन लिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तरांचल की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है वन संपदा पर, ये सही हो जाएगा, भारी तथा उद्यम उद्योग, ये भी सही है, वन संबंधी उद्योग पर, ये गलत है, और जल नदी, ये आपको सही है। तो आपका पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा आंसर होगा आपका सी, ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है आपके पास, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया, 14 में, 2014 में, ठीक है, आंसर होगा आपका ए, 2014। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है, वन की भूरी मृदा, आंसर होगा आपका डी। इसमें चूना मिलाया जाता है, इसको उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें चूना और फास्फोरस मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका वन की भूरी मृदा। ज्वालामुखी मृदा राज्य में कहाँ मिलती है, भीमताल, नैनीताल या भीमताल वाले, नैनीताल अगर जनपद पूछे है तो नैनीताल और भीमताल वाले इलाके में, ठीक है। टटसरी मिट्टी कुछ दिन पहले आपको दिया गया था, शिवालिक श्रेणियों में, यानी कि देहरादून में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, टटसरी मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास, निरगुडी किसका एक अन्य नाम है, श्यामवाली का, ऑप्शन ई श्यामवाली आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यकृत रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है, और हृदय रोग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हृदय रोग, क्या आप याद रखेंगे, ठीक है। बिच्छू घास की अगर मैं बात करूं तो बिच्छू घास, इसको कंडाली, कंडाली भी कहा जाता है, एनीमिया रोग नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका अगर मैं साइंटिफिक नाम की बात करूं तो क्या नाम है इसका, ध्यान रखेंगे, आर्टिका, आर्टिका डायोका, आर्टिका टायोका। सिकाकाई का जो प्रयोग किया जाता है शैम्पू के विकल्प के रूप में किया जाता है, एक तो भीमल और दूसरा सिकाकाई, ठीक है। भयंकल की अगर मैं बात करूं तो गठिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, गठिया, ठीक है। और याद रखना है, प्राचीन काल में भूटिया जो जनजाति के लोग थे वो इसका तेल निकाल के खाने में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो भेकल आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल में भोटिया जनजाति किस पौधे से या किसके बीज से तेल निकाल कर प्रयोग करते थे, तो गठिया, सॉरी भैंकल, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इससे। टमाटर के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अमेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर कब बाड़ाहाट नगर पालिका किया गया था, ऑप्शन सी 8 दिसंबर 2016, ठीक है।
आंसर होगा आपका सी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था 2 बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप याद रखेंगे 8 दिसंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके पास। रुड़की से पिरान कलेर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ कब रवाना हुआ? 22 दिसंबर 1851 को। आंसर होगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है। किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? कठोची। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कठोची लिख देना यहाँ पे। जया कनक देवी किसकी संरक्षिका थी? प्रदीप शाह आप याद रखेंगे। पृथ्वीपति शाह की थी कर्णावती। तो हाँ, इस कठोची किसकी थी? फतेहपति शाह। फतेहपति शाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कौन थे? एक्टन। तो ध्यान रखेंगे, एक्टन का जो कार्यकाल था वो था 1941 से लेकर 43। अगर मैं फिनले की बात करूं तो 1943 से लेकर 47 तक था। इबर्टसन की बात करूं तो 1931 से लेकर 1933 इबर्टसन का काल था, ठीक है। पीवीएन तो कोई था नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका एक्टन। और अगर आएगा कि स्वतंत्रता के दौरान कौन थे? कौन थे स्वतंत्रता के दौरान? फिनले, ठीक है। ये बताओ स्वतंत्र भारत का अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? केएल मेहता, ठीक है। केएल मेहता से 2 चीज आप याद रखेंगे। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? केएल मेहता थे। दूसरा कि स्वतंत्र या भारत का प्रथम कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? केएल मेहता। तो दोनों ही आंसर क्या होगा? केएल मेहता होगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? केएल मेहता। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो केएल मेहता, ठीक है। इससे पहले जो भी रहे वो अंग्रेज रहे, तो ये केएल मेहता क्या थे? भारतीय था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अंग्रेजों द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? काशीपुर में, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी, काशीपुर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके पास। उत्तराखंड ने किस मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों के लिए एनिमेटेड पाठ शुरू किया है? संपर्क दीदी, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास कि नील क्रांति के विकास हेतु उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल विलेज यानी कि ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है नील क्रांति के विकास के लिए? डुंगरी, पिथौरागढ़। डुंगरी तो पौड़ी में भी है, चमोली में भी है, अलग अलग जगह, लेकिन डुंगरी पिथौरागढ़ इसलिए लिखा है डुंगरी पिथौरागढ़, आगे पिथौरागढ़ भी लिखा है। तो आप ध्यान रखेंगे नील क्रांति के विकास हेतु डुंगरी पिथौरागढ़ को विकसित किया जा रहा है, क्या आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1988 में, ठीक है। आंसर होगा आपका बी। जबकि फूलों की घाटी 2005, ठीक है। फूलों की घाटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य है? ए मंजीरा। धातु या घन वाद्य से बोला जाता है तो मंजीरा होगा। हुड़की आपको याद रखना है चर्म वाद्य है ये, ठीक है। धतीमा भी चर्म वाद्य होगा। सारंगी तार या तंतु वाद्य, ठीक है। तार या तंतु, तो आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास, निम्न में से ठोटा युद्ध का संबंध किस मेले से है? बिस्सू मेले से, ठीक है। कहां पर होता है बिस्सू मेला? जौनसार और उत्तरकाशी, ठीक है। दंगल मेला कहां लगता है? पौड़ी। कहां पर? भटवाड़ी, सतपुली, सतपुली में लगता है दंगल मेला, ठीक है। सयालदेव इखोती मेला की शुरुआत किस वंश ने करी थी? कत्यूरी, कुछ दिन पहले आपको शायद दिया गया था, ठीक है। और धल मेला नहीं है, थल मेला होगा, ठीक है। थल मेला कहां पर लगता है? पिथौरागढ़। शुरुआत थल मेला की 1940। जौलजीबी मेला है वो, ठीक है, 14। थल मेला 1940। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास, असीम गंगा का उद्गम किस ताल से होता है? डोडी ताल, आप याद रखिए, डोडी ताल उत्तरकाशी में। पांचकंडी भैया ताल की क्या विशेषता है, क्या बोला जाता है इसको? उबलता हुआ ताल, ठीक है। तो ये भी आपका उत्तरकाशी में उबलता हुआ ताल। भेंग ताल का है? रुद्रप्रयाग। भेंग ताल आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कैसी आकृति इसकी? अंडाकार, ठीक है। अगर आएगा आपके पास भेंकल, तो ये है चमोली। इस लॉ से आप याद रख सकते हैं चमोली, ठीक है। भेंकल आएगा तो चमोली। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया आपको कि भेंकल ताल किस जिले में है, ठीक है, तो चमोली में है। बेनीताल, ये भी आपका चमोली में है, ठीक है। भेंकल आप याद रखें चमोली, जबकि भेंकताल रुद्रप्रयाग, जिसकी आकृति है अंडाकार, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों में रिंगाल का वानस्पतिक नाम है? किमना, बंबूसा, फलकाटा। आंसर होगा देखो, बंबू आप याद रख सकते हो, बंबू से, बंबू किसे कहा जाता है? बांस को। तो बांस की एक वैरायटी है रिंगाल, ठीक है, उसी की प्रजाति है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। कैनिबिस सटाइवा किसका नाम है? भांग। माइरस एस्कुलेटा, काफल, हाँ, ठीक है। और रोडोडेंड्रन अर्बोरियम, तो सभी को पता होगा, बुरांस। कुछ और है इसमें, चलो। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास, निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है? पंचकोशी वारुणी यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? 15, ठीक है। गुरु मणिकनाथ यात्रा कहाँ लगती है? टिहरी। कहाँ होता है? टिहरी में, नरेंद्रनगर में। 5 दिवसीय यात्रा ये होती है, तो आप याद रख सकते हो टिहरी, नरेंद्रनगर में, 5 किलोमीटर, 5 दिवसीय, सॉरी, ठीक है। मरणामाई, रुद्रप्रयाग, ठीक है। 87 देखते हैं क्या है। 87 है आपके पास, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भोटिया, ठीक है। बेसिक था ये, कई बार पेपर में पूछा गया है, भोटिया जनजाति। इसकी एक विशेषता है इस नृत्य की, इसमें गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। आप लिखना, क्वेश्चन बना था आपके पास, निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो कौन सा है? पौड़ा नृत्य, ठीक है। इसमें सिर्फ नृत्य किया जाता है ढोल बजा के, बीच में रुमाल लेके। और दूसरा इसकी एक विशेषता आपको याद रखनी है, इस पौड़ा नृत्य को इसी के समान, अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में सरयू नृत्य होता है, जबकि कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में छोलिया नृत्य होता है, तलवार के ढाल पे किया जाना, युद्ध नृत्य है ये, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे इसमें, इसकी एक विशेषता और याद रखेंगे कि इसमें गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बना था, निम्न में से कौन से नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो आपको याद रखना है पौड़ा नृत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके पास, हैस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 2020 में, बिल्कुल आंसर होगा आपका सी, ठीक है। अच्छा बताओ, हैस्को की स्थापना कब हुई? हैस्को की स्थापना 1979,
1979, ठीक है। आपको कहीं कहीं 1983 भी दिख जाएगा, जो परीक्षा वाणी में 1983 दिया है, लेकिन ये गलत है, ये वाला आपका सही है, ठीक है। हार्की कब हुई थी? हार्क 1988 में, ठीक है। आप लिखना चाहो तो हार्क लिख लेना यहाँ पे। हार्क की हुई थी 1988 में महेंद्र कुंवर द्वारा। महेंद्र कुंवर द्वारा, ठीक है, हार्क। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से किसे होना चाहिए था? किसे कुसुम का, ये है इस तरह से एक कुसुम्र कांता निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? रेखा नेगी। रेखा नेगी का संबंध है पौड़ी जनपद से। ये एक आंगनवाड़ी कार्य करती है, ठीक है। आंगनवाड़ी लिख लेना इसमें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, कार्यकर्त्री, ठीक है। तो आंसर होगा आपका रेखा नेगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जयदत्त जोशी। तो बिल्कुल बेसिक हो गया, कई बार हो गया, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 है, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो आजाद हिंद फौज के फौज में नेताजी का निजी सहायक रहा था। इसका आंसर होगा बुद्धि शरण रावत, ठीक है। आपको याद रखना है, चंद्र सिंह नेगी थे, जो वहां पे एक कमांडर, एक स्कूल बनाया गया था, सैनिक स्कूल सिंगापुर में। उसके प्रथम कमांडर कौन थे? चंद्र सिंह नेगी थे। देव सिंह दानो आपको याद रखना है, अंगरक्षक। देव सिंह दानो कौन थे? अंगरक्षक थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बुद्धि शरण रावत को एक और चीज याद रख सकते हैं आप, इसके क्या थे ये, इसको याद नहीं आ रहा अभी मुझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 91, ठीक है। निजी सचिव, निजी सचिव, ठीक है। तो ये भी बुद्धि शरण रावत ही थे इसके, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इसे, अंगरक्षक। अगले दिन में आपको, मैंने आप लोगों को जो पुराने स्टूडेंट है और यहाँ पर दिया गया है, इसके बटालियन, उन किस किस बटालियन के कमांडर कौन थे, आप याद करके आएंगे उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आने वाले टाइम पे बनेगा वो आपके पास, ठीक है। और पेपर में दिया गया है वो। अब मैं बीच बीच में आपको क्या कर रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ क्वेश्चन। पता चला हमने इतने अच्छे क्वेश्चन तो ढूंढे आपके लिए, बनाए हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने देखा भी होगा जो पेपर आए हैं अभी रिसेंटली, काफी क्वेश्चन हमारे पेपर से आए हैं, डिट्टो क्वेश्चन आए हैं, काफी तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ऑप्शन सही तो ही थे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप याद तो कर रहे हैं, आपको पता चला कि आपने सारे क्वेश्चन किए, आप फिर आपके पता चला आपके नोट्स में ही वो लिखा हुआ है और आप उसको गलत करके आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप साथ साथ में रिवीजन भी करते रहो, इसलिए पुराने जो पेपर है बहुत अच्छे बने हैं, वहां से हम आगे क्वेश्चन भी दे रहे हैं आपको, और आपको सॉल्व करना है, वो याद होना चाहिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन हम ला रहे हैं आपके लिए, कुछ नए क्वेश्चन हर पेपर में। ऐसा नहीं कि हम पूरा पेपर ही रिपीट कर देते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करते, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं करते कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही रिपीट कर दिया। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही, जब रिपीट होंगे अच्छे क्वेश्चन लेंगे तो उनको रिपीट भी करेंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम करते रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर कब बड़ाहट नगर पालिका किया गया था? तो ये रिपीट हो गया था आपका, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 दिसंबर 2016 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर 8 मंजिला है? कौन सा होगा? भारत माता मंदिर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत माता मंदिर, इसका निर्माण 1983 में किया गया था, इसके द्वारा। तो ध्यान रखना है, स्वामी सत्यमित्रानंद, स्वामी सत्यमित्रानंद, ठीक है। मकरवाहनी मंदिर, यह भी आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। ये भी भारत माता, तो हरिद्वार में आप याद रखेंगे, और ये भी हरिद्वार, मतलब जितने भी मंदिर आपको दिए गए हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर ये भी हरिद्वार में है, सारे कहाँ है? हरिद्वार में। इसके याद रखेंगे, भारत माता मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा किया गया, हरिद्वार में। भारत माता मंदिर हरिद्वार में ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के संबंध में सही नहीं है? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, मैंने चेंज करा दिया था। देखो इसके दो आंसर आ रहे थे, इसलिए इसका ऑप्शन मैंने इस ऑनलाइन डालना था, तो ऑनलाइन के हिसाब से हमने सही किया है। पहला जो ऑप्शन था उसमें शायद 1855 लिखा था, तो वो भी गलत था। ठीक है, आपने अगर किया होगा तो पहला और तीसरा दोनों गलत थे। तो पहला इसलिए गलत था क्योंकि यहाँ पे लिखा था 1855, वो जो गलत था 1955 होना चाहिए था। बिल्कुल सही है कि 1955 में इसे नैनीताल के शेर के डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, 1961 में इसे नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, 2006 में इसे स्वायत्ता शासी संस्थान बनाया गया था, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आंसर इसका इसके हिसाब से तो आंसर ये होगा। तो इसका जो स्वायत्ता संस्थान बनाया गया था 2004 में इसको बनाया गया था। ठीक है, बाकी 54 भी सही है, इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना 2004, और अगर आपके पेपर में 1855 लिखा है तो उसको 1955 कर देना, तो आंसर आपका उसके हिसाब से ए और सी होगा। ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से आंसर आपका सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है आपके पास। निर्मल शहर पुरस्कार योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11/12। आंसर क्या होगा आपका? डी। अच्छा बताओ, निर्मल भारत योजना की शुरुआत कब हुई? ये केंद्र की योजना थी निर्मल भारत योजना, 2017। लिख लेना, निर्मल भारत योजना, निर्मल भारत योजना कब, डेट क्या थी? 29 जुलाई 2017। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, सभी को याद होगा। ठीक है, इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 2000 में। इसके शताब्दी वर्ष पे 2000 में इस पे डाक टिकट जारी किया गया था। और क्या किया गया था 2000 में? मॉडल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया देहरादून को? 2003 या 2000? 2003 में आईएसओ का सर्टिफिकेट इसे प्राप्त हुआ था। मॉडल स्टेशन का दर्जा 2000 में। ठीक है, तो याद रखेंगे सन 2000 में मॉडल स्टेशन, और 2003 में आईएसओ का सर्टिफिकेट। ठीक है, (97) देखते हैं। 97 आपके पास। मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है? चाय। ध्यान रखते हैं, चाय जब भी उगाई जाएगी तो ढाल पर उगाई जाती है, ढाल वाली, क्योंकि चाय जो होती है ना उसमें उसके जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसके जड़ों में पानी अटक गया या पानी रुक गया तो समझ लो कि वो खराब हो जाती है, उसके जड़ें लाल हो जाती हैं। तो ढाल वाली इलाकों में होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चाय। पर्वतीय ढालों पर चाय उगाई जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके पास। शिखर फॉल किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? रिस्पना रिवर, रिस्पना नदी। ठीक है, आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी। आंसर होगा आपका डी। आर एस टोलिया क्या थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आर एस टोलिया थे। ठीक है, प्रकाश पंत क्या थे? प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष, आप याद रख सकते हैं। यशपाल आर्य क्या थे? निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, निर्वाचित। 100 है आपके पास। निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकीय मूल का शाक्य सुगंध युक्त पौधा है? जिरेनियम। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। राज्य में प्रथम औषधीय पौधा कौन था जिसकी खेती की गई थी? बेलाडोना था। कब? 3 या 2? 1903 में। ठीक है,
चलिए, तो ये है आपके 100 क्वेश्चन। आप वो करिए सॉल्यूशन।